हमास ने गाजा में गिवाती ब्रिगेड इजरायली आर्मी के 3 अफसरों को मार गिराया है। बड़ी खबर है। उसके साथ साथ यमन ने जो एक और मिसाइल हमला किया। गाजा की जो ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है वो भी बहुत ज्यादा कैटास्ट्रॉफिक हो गई है। अमरीश मिश्रा स्पीक्स के आज के संस्करण में आपका स्वागत है। 3/6/2025 3 जून 2025 और आज की तारीख में फिर वही हुआ है कि सिचुएशन बदल गई। और मैं आपसे फिर से गुजारिश करूंगा, इस वीडियो को अंत तक देखिए। कुछ हमारे इस चैनल के दुश्मन लगे हुए हैं कि इसमें वो एडवर्स कमेंट्स करना, इसकी रीच को घटाना। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं कि बड़ी संख्या में पहले 5 मिनट में आ जाइए। जो भी हमारे 5 से 10,000 जो लॉयल फॉलोअर्स हैं, उसके बाद बाकी सब लोग आएंगे और अपने आप वीडियो के जो व्यूज हैं वो चढ़ जाएंगे। आईपीएल के चक्कर में कोई नहीं पड़ेगा, मुझे इतनी कम से कम आपसे उम्मीद है। अब देखिए, अब जो 10 बड़ी हेडलाइंस हैं आज की, उसमें सबसे पहले मैंने बताया हमास के जो कारनामे रहे उनकी विस्तृत चर्चा होगी। यमन के ने जो जबरदस्त काम किया उसकी विस्तृत चर्चा होगी। ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है उसमें कैसे नाजी टैक्टिक्स इजराइल यूज कर रहे हैं उसकी चर्चा होगी। फिर चौथे नंबर पे वेस्ट बैंक में भी आज बड़े महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुए, उसकी चर्चा होगी। और फिर जो इंटरनेशनल सपोर्ट गाजा को मिल रहा है सब जगह से, जो हमास के रेजिस्टेंस मूवमेंट को मिल रहा है, उसकी बात करेंगे। और 6 नंबर पे ईरान एरोस्पेस इंडस्ट्री में सेल्फ सफिशिएंट हो गया है और इसके बड़े मायने हैं पूरे वेस्ट एशिया के लिए। उसके बाद 7th जो रशिया यूक्रेन फ्रंट है, 8th सीरिया, 9th लेबनान और उसके बाद जो मिसलेनियस खबरें। तो जल्दी हम आते हैं। देखिए, हमास ने जो गाजा में बड़ा कांड कर दिया है, ये कल रात को हुआ जब हमास ने 3 गिवाती ब्रिगेड के सोल्जर्स को मार गिराया। और इसकी जिन परिस्थितियों में ये मारे गए, देखिए पहले एक खबर आई जो मैंने रात में वीडियो डाला था। पहले ये खबर आई कि एक बड़ा सिक्योरिटी इंसिडेंट जबलिया में हो रहा है जिसको दबाया जा रहा है। उसके बाद एक इमेज आई, हमास ने खुद रिलीज की। उस इमेज में हेलीकॉप्टर दिख रहा है और मैंने वो इमेज अपने एक्स हैंडल में भी डाली है, टेलीग्राम में भी डाली। तो वो जो इमेज आई उसमें पहली बार ऐसा हुआ कि इजरायली हेलीकॉप्टर्स जो घायल हुए हैं उनको निकालने की जो कोशिश करते हैं वो उसमें सफल नहीं हुए, क्योंकि हमास के फाइटर्स ने हेलीकॉप्टर पे फायरिंग शुरू कर दी। और इतनी इंटेंस फायरिंग थी कि हेलीकॉप्टर एक बार लौटे, फिर दूसरा आया, दूसरा लौटा, तीसरा आया, तीसरा लौटा। 3 इजरायली सोल्जर्स तब तक मारे जा चुके थे और जो बैकअप टीम थी उसमें से जो 11 सोल्जर्स थे उन पे जो बैकअप टीम आई करीब 15-20 की, उसमें से 11 सोल्जर्स को घायल कर दिया हमास ने, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर को उतरने की मतलब वो कोशिश कर रहे थे कि हेलीकॉप्टर उतरे, स्मोक बॉम्ब्स फेंक रहे थे, लेकिन हमास ने उसके बीच से गोली चलाई है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें खास बात तो है भाई, रोज जो इजरायली सोल्जर्स मारे जा रहे हैं, लेकिन एक और इसमें खास बात है कि ये जो तीनों मारे गए, ये एक हमर जो एक जीप होती है, मिलिट्री जीप, अमेरिका से जो इजराइल इंपोर्ट करता है, हमर जीप में ये लोग जा रहे थे और एक फायर ब्रिगेड के साथ जा रहे थे। और क्यों जा रहे थे? क्योंकि एक और जो नामेर व्हीकल है इजराइल की, उसमें आग लगी हुई थी। अब उसमें आग कैसे लगी? वो आग जो लगी है वो भी हमास ने लगाई थी और ये बात बाद में इजराइल ने कबूली। अब नामेर व्हीकल में आग लगी है, उसको उसमें आग बुझाने के लिए वहां कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, वो एक जीप में आग लगी। उसको आग बुझाने के लिए एक फायर ब्रिगेड का इंजन, मतलब एक फायर ब्रिगेड की व्हीकल, उसको ये 3 इजरायली सोल्जर्स हमर जीप में फॉलो उसको गाइड कर रहे थे कि यहां पर है, उसमें जाके आग बुझाओ। और जैसे ही वो ड्राइव कर रहे थे, नीचे से बम फट गया, एक्सप्लोजिव फट गया। और यही बात देखिए, मैं आपसे जो कह रहा था कि हमास ने जो 19 जनवरी और 18 मार्च के बीच में, 19 जनवरी 2025 और 18 मार्च 2025 के बीच में जो सीज फायर था, जिसको इजराइल ने वायलेट किया 18 मार्च को, उस बीच में हमास ने जो एक्सप्लोजिव डिवाइसेस गाजा और इजराइल बॉर्डर पे लगाई हुई हैं, वो कितनी घातक हो सकती है। और ये तब हो रहा है जब उस पूरे एरिया को इजराइल एक बार स्वीप कर चुका है। स्वीपिंग मतलब कि जो स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग यूनिट्स होती है वो देखती है कोई माइंस तो नहीं यहां पर है। और ये चीज देखिए पहले भी हुई थी। मैं आपको बराबर इतिहास से जोड़ता हूं, क्योंकि इतिहास ही वो कड़ी है जो सच्चाई दिखाती है।
ये चीज देखिए, जो सीज फायर हुआ 19 जनवरी को 2025, उसके पहले जो जबलिया जो नॉर्थ गाजा की लड़ाई थी, उसमें भी ये हुआ था जब इजरायली सोल्जर्स मारे जाने लगे थे ऐसी जगहों पे जो वो सेफ समझते थे, तब उसके बाद इजराइल ने सीज फायर किया और फिर अब ये होने लगा है। जबलिया में 3 इजरायली सोल्जर्स उड़ गए एक्सप्लोजिव डिवाइस से, ये बहुत बड़ा कांड है। और उसके बाद जो रेस्क्यू फोर्स आई उसको हमास ने इतना मारा है, 11 उसमें से घायल ने, पता नहीं उसमें से कितना मर गए, क्योंकि इजराइल ने ऑफिशियली एडमिट किया है कि ये 3 लोग मारे गए और तीनों फर्स्ट रैंक के सार्जेंट्स थे, यानी बड़े अफसर और छोटे और सैनिक के बीच के जूनियर ऑफिसर्स थे। और उसमें जो 11 घायल हुए हैं उनमें भी कम से कम 3 की हालत बहुत खराब है, ये इजराइल ने माना है। उसके बाद और भी घटनाएं यहां पर हुई हैं। खान यूनिस में देखिए, कल रिपोर्ट आई कि मोटर रॉकेट से कैसे हमास ने एक इजरायली फोर्स जो एडवांस कर रही थी खान यूनिस के खास इलाके की तरफ जहां सिविलियंस थे, वहां पर उनको जाने नहीं दिया। उसके बाद देखिए, गाजा के जो हमास के सहयोगी PFLP जो कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी अबू अली मुस्तफा ब्रिगेड ने एक वीडियो पब्लिश किया जो कि 26 मई 2025, इतनी सारी घटनाएं हमास ने 26 मई को ऑलरेडी की हुई हैं, लेकिन यहां पर जो PFLP है इसने बेतलैया के पास IDF के सैनिक मारे, ये पूरा वीडियो एक नया आ गया। तो 26 तारीख की जो टैली है उसमें एडिशन हो गया। उसके बाद देखिए, एक जो बयान आया इजराइल IDF की वेबसाइट पे, वो बड़ा ही चौंका देने वाला है। देखिए, IDF की वेबसाइट पे ये बयान आया कि ध्यान से सुनिएगा, पिछले एक हफ्ते में 75 इजरायली सोल्जर्स घायल हैं और उसमें से अभी उन्होंने, जैसे आज 3 मरे, मतलब कल 3 मरे, आज घोषणा हुई, उसके अलावा 2 मारे जा चुके हैं। यानी एक हफ्ते में 75 इजरायली सोल्जर बुरी तरह से घायल और 5 की मृत्यु ऑफिशियली। अनऑफिशियली इसको डबल कर लीजिए, कम से कम डबल। अभी तक यही पूरी स्थिति आ रही है। तो 150 घायल और 10 मारे गए एक हफ्ते में। तुमने कितने हमास फाइटर्स मारे? सिविलियंस की बात छोड़ो, हमास फाइटर्स की बात करो। ये एक जो प्रो इजरायली जर्नलिस्ट है पियर्स मॉर्गन, इंग्लैंड का, वो भी आजकल वो अभी भी हमास विरोधी है, लेकिन गाजा के सिविलियंस के प्रति उसके अंदर एक करुणा भाव जग गया। तो उसने एक इजरायली से पूछ लिया कि तुमने कितने बच्चे मारे, कितने हमास फाइटर्स मारे। और ये इजरायली एक ऑफिशियल थी, महिला, जो मतलब वो, ये पत्रकार इंग्लैंड का है तो इंग्लैंड में पोस्टेड थी, वो उससे पूछ लिया तो उसने वो जवाब ही नहीं दे पाई कि जितने उसने मतलब सिविलियन मारे हैं, अभी 54,000 जो ऑफिशियल फिगर पहुंच गया है, वो कह रही थी उसमें से 30,000 हमास है। यार 30,000 हमास हैं, 30,000 तो औरतें और बच्चे मिला के, और वो तो पूरा उसको जो हमास ने जो स्टैटिस्टिक्स दिए हैं उसके अलावा अमेरिकन एजेंसीज ने भी और कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज ने भी दिए हैं। तो इसका मतलब तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें आइडिया ही नहीं है। और ये जो देखिए पूरी बात है। अच्छा, एक और देखिए, एक ये चीज हुई है तेल अवीव में। अब तेल अवीव में घटना ये कैसे हो गई? तेल अवीव के साउथ में एक इजरायली सोल्जर कोई एक पता नहीं गड्ढा खोद रहा था, क्या खोद रहा था, वहां एक एक्सप्लोजन हुआ है और वहां पर वो मारा गया है। अब इसके बारे में इजराइल का कहना है कि रेजिस्टेंस का इसमें हाथ है, मैं नहीं कह रहा हूं, इजराइल का कहना है, और वो इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उसके बाद खिजान अल नज्जर एरिया जो खान यूनिस में है, जिसमें एक बड़ा कत्लेआम इजराइल 2-3 दिनों से कर रहा है, वहां पर इस समय राइट नाउ वहां पर एक संघर्ष जबरदस्त चल रहा है। रात तक उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। तो ये देखिए, हमास ने जो एक बड़ी फतेह हासिल की, उसके बारे में हमने आपको बताया। अब चलते हैं यमन पे। अब यमन ने भी देखिए, जिस समय ये पूरी जबलिया की लड़ाई चल रही थी, ये जो हमास ने जो कांड किया, उसी के आसपास, आधे घंटे के आसपास यमन ने मिसाइल दागी। और इस बार जो है, जो जुल्फिकार जो यमन ने मिसाइल दागी, उसमें आप सुन सकेंगे कि इजरायली बच्चों की चीखें। देखिए, मुझे किसी चाहे वो दुश्मन हो, उसके बच्चों की चीखें नहीं सुनना है, लेकिन यहां पर जब आप गाजा के बच्चों की चीखें सुनवा के और मजाक उड़ाते हैं और हम लोगों के जख्म को कुरेदते हैं, तो यहां पर यह बताना जरूरी है, वो इजराइल के जो बच्चे हैं वो कोई मारे नहीं गए, वो खौफ से चिल्ला रहे थे। यमन के जब रॉकेट्स आते हैं ना, तो उनका जो सायरन बजता है वो अलग तरह का होता है। और तेल अवीव, जेरूसलम, बेन गुरियन एयरपोर्ट, ये 3 ऐसी जगह हैं पूरा का पूरा खाली हो जाते हैं।
5 से 10 लाख लोग भागने लगते हैं, और ये रोज का हाल है, रोज का हाल। जीना मुश्किल है, लोग देश छोड़ना चाहते हैं, लेकिन देश छोड़े कैसे? जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट एकमात्र है बेन गुरियन, उसमें तो फ्लाइट्स ही नहीं आ रही। अब इस समय जब ये हमला हुआ कल रात को, तो जो फ्लाइट्स आ रही थे वापस चली गई। कई यूरोपियन देशों की फ्लाइट्स वापस चली गई। अब आप बताओ कितने इजरायली जो बाहर जाना चाह रहे थे, हो सकता है उसमें से कई ऐसे हों जो कभी लौटने के लिए नहीं जा रहे थे, वो नहीं जा पाए। ये स्थिति बना दी है। अब आप देखिए, ये स्थिति बना दी है। और उसके बाद एक और जो बड़ी बात हुई है कि जो एक अमेरिकन नेवी वेबसाइट ने पब्लिश किया है कि जो ट्रूमैन एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो यमन से पिट के भाग गया, लिटरली भाग गया, उसकी हालत यह है कि उसको उसके रिपेयर में जितने का वो है, उसका आधा कम से कम उसके रिपेयर में लगेगा। अब आप सोचिए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसके रिपेयर में लगने जा रहे हैं। और ट्रूमैन की इतनी बुरी हालत यमन ने कर दी, ये किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। ये किसी को, देखिए आज फेसबुक पे भी, मैं फेसबुक पे उतना एक्टिव नहीं हूँ, मेरे 20,000 फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स और मेरी बहुत बड़ी फॉलोइंग थी, लेकिन मैं हमको जिस तरह से दुश्मनों ने इजराइल और कुछ इस टाइप के जो राइट विंग के लोग हैं भारत में, उन लोगों ने बहुत परेशान करना शुरू किया, हमारी हैकिंग शुरू कर दी, ये कर दी। और वैसे भी फेसबुक का कोई महत्व बहुत ज़्यादा नहीं रह गया था, तो मैं उससे अलग हट गया। फिर मैंने यूट्यूब पे अपने को केंद्रित किया, और मैंने एक्स पे, फॉर्मली ट्विटर और इन सारे प्लेटफॉर्म्स। फिर भी फेसबुक पे आज बहस चली, मैंने देखा, मतलब किसी एक कोई यूक्रेन और रशिया के उसको लेके, एक हमारे फेसबुक फ्रेंड हैं, बड़े वरिष्ठ हैं, आर्मी में रहे हैं, उनका मैं बयान देख रहा था, तो मैंने उस पर लिखा, मैंने कहा आप लोग यूक्रेन और रशिया के बारे में बात करते हैं, हमास के बारे में क्यों नहीं बात करते? यहां पर जो एक टनल्स में रह के कुरान की आयतों को कोट कर करके, वहां से मिलिट्री स्ट्रेटजी निकाल के, कुरान की आयतों से जो छुपी हुई है, क्योंकि कुरान जैसे रिलीजियस गीता भी है, उसमें बहुत सारे रहस्य हैं। अब वो रहस्य जो हैं वो उनकी आयतें कोई पढ़े तो उसमें वो रहस्य नहीं दिखाई पड़ेगा, सिंपल लगेगा, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी मीनिंग्स है। उसके अंदर एक न्यूमरोलॉजी भी है, एक साइंस भी है। उस साइंस को पकड़ के किस तरीके से हमास ने मॉडर्न लड़ाई लड़ी है, टेक्नोलॉजी अपनी बनाई है, जो पूरी दुनिया इस समय डिजिटल वॉरफेयर और साइबर वॉरफेयर की बात कर रही है, वो हमास भी कर रहा है अपनी तरह से। कोई मानने को नहीं तैयार है, वो सोच रहे हैं अभी भी वही सब वो पुराने तरीके की लड़ाई चले। मैंने कहा टनल्स के अंदर एक नई दुनिया बना दी है हमास ने, तुम लोग नहीं समझ रहे हो। इजराइल का आयरन डोम फेल हो गया, अमेरिका का थार्ड फेल हो गया, ऐसे ही नहीं हो रहा है ये सब। इसके पीछे बहुत बड़ा एक टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू है जो तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमास के जो फाइटर्स हैं, एक तो वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नहीं करते, दूसरी बात अगर करते हैं तो कुरान की आयतों के माध्यम से अपनी बात कहते हैं गूढ़ तरीके से, जो सबके बस की बात नहीं समझने की। ये देखिए एक बड़ी चीज जो हुई है, इसमें आपको बताना बहुत जरूरी था। उसके बाद देखिए जो गाजा की ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है, उसमें आज फिर से एक अमेरिकन एड सेंटर पे गोली चली है। उसमें 27 फिलिस्तीनी शहीद हुए, और ये जो पूरी प्रक्रिया है, लेकिन ये खुल के दुनिया के सामने नंगी हो गई है। और इसमें देखिए यूरो मेडिटेरेनियन ह्यूमन राइट्स मॉनिटर ने इंटरवीन किया। ये ज़्यादा इंटरवीन नहीं करता, लेकिन इस बार किया इसने कहा कि पिछले एक हफ्ते में 600 फिलिस्तीनी एड सेंटर्स में मारे गए हैं, 600 शहीद हुए हैं एड सेंटर्स में केवल। उसके बाद अल जजीरा की भी रिपोर्ट आई कि हेल्थ सिस्टम गाजा का एक सिस्टमैटिक टारगेटिंग के तहत इजराइल डिस्ट्रॉय कर रहा है। उसके बाद बहुत सारी जो महिलाएं हैं जो बेवा हुई, वो उनके पूरा एक बड़े हृदयवर्धक उनके सीन्स आए, और जो फायरिंग का भी सीन पूरा आया है, किस तरह से जो गाजा के लोग हैं वो भाग रहे हैं और कैसे उन पर गोली चल रही है, वो भी सब आया है। लेकिन इसका असर देखिए क्या हुआ। जो एक बॉस्टन अमेरिका में, यानी अमेरिका का जो मैसाचुसेट्स स्टेट है, उसमें बॉस्टन जो उसका कैपिटल है, उसका कंसल्टिंग ग्रुप, उसने जो यूएस एड फर्म इजराइल के साथ काम कर रही है गाजा में, गोली चलवा रही है, उसके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। और उसके साथ साथ जो अमेरिकन डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन जो गाजा में है, इसके 2 सीनियर लोगों ने रिजाइन कर दिया। उन्होंने कहा ये ह्यूमैनिटेरियन कॉज है ही नहीं, ये मर्डर है। ये देखिए इसके असरात हो रहे हैं, और इन असरातों से जो एक माहौल बन रहा है वो आप समझ सकते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल,
एमनिस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि द वर्ल्ड मस्ट रिजेक्ट दिस ह्यूमैनिटेरियन प्लान, ये बहुत ही ईवल प्लान है। दुनिया को ये जो मानवीय सहायता के नाम पे हत्याएं हो रही हैं, इसको, इस पूरे योजना को ही उनको रिजेक्ट करना होगा, एकदम खत्म, कोई मानने का सवाल नहीं। और अगर वो नहीं करते हैं तो वो जेनोसाइड में भागी है, नरसंहार में उनका भी हिस्सा है। उसके बाद इजराइल ने, देखिए आज कुछ इजरायली टैंक्स, कुछ वहाँ के जो आज जो पूरी कल और आज घटनाएं हो रही हैं इजरायली सोल्जर्स के मारे जाने की, तो पागल होके कुछ इजरायली जो टैंक के कमांडर्स हैं उन्होंने सिविलियंस पे फायर करना शुरू किया, लेकिन कुछ वो उस तरीके से उखाड़ नहीं पाए। अब देखिए यहाँ जो बात एक बड़ी आई है कि कैसे इजराइल नाजीज की टैक्टिक्स यूज कर रहा है गाजा के लोगों पे। इसका अभी तक इन जनरल हम लोग कहते आ रहे थे, लेकिन अब ये प्रूव हो गया, बिल्कुल प्रूव, क्योंकि वही तरीके हैं। और नाजीज ने जूस को मारा था, उसके आधार पे इजराइल एक तरह से बना, हालांकि उसके पीछे की साजिश दूसरी थी, बाद में अभी पता चल रहा है। लेकिन एक कहने के लिए आज भी ये लोग कहते हैं कि हमारे साथ इतना जुल्म हुआ, तो जो तुम्हारे साथ जो जुल्म हुआ, और उसमें केवल तुम नहीं थे, और बहुत सारे लोग थे, और बहुत जर्मन कम्युनिस्ट थे, जो लोग हिटलर का विरोध कर रहे थे वो थे। तो वही मीन्स तुम आज उनसे सीख के, हिटलर से सीख के गाजा के लोगों पे यूज कर रहे हो, जैसे स्टारवेशन। अब स्टारवेशन की जहां तक बात है, स्टारवेशन को जैसे यूज किया जा रहा है, स्टारवेशन में आप सोचिए नाजी कैंप्स में यह हालत थी कि जो जर्मन प्रिजनर्स थे उनको 100% राशन मिलता था, जो पोलिश थे उनको 40% मिलता था, जो चेकोस्लोवाकियन थे उनको 60% मिलता था। इस तरह से राशन उनमें उसमें वो किया जाता था। और जो जूस थे या जो कम्युनिस्ट जर्मन्स थे उनको 20% से 15% राशन दिया जाता था लंबे समय तक, केवल 20 से ये 15 से 20%। दूसरी बात, 1000 कैलोरी पर डे से ज्यादा मत दो किसी भी प्रिजनर को, ये नाजीज की पॉलिसी थी। और यही चीज इजराइल कर रहा है, एग्जैक्टली यही चीज कर रहा है। 1000 कैलोरी से ज्यादा जो एड डिस्ट्रीब्यूट भी हो रही है उसमें 1000 कैलोरी पर डे से ज्यादा आई नहीं। उसके बाद जो नाजीज करते थे, जैसे पोलैंड में उन्होंने किया कि अगर 20,000 जूस उनके कब्जे में है तो उसमें से कहते थे हम 5,000 को देंगे खाना, वो भी 1000 कैलोरीज पर डे, 15,000 को नहीं देंगे। वैसे ही इजराइल यहां कर रहा है कि 20 लाख लोग गाजा में है, कह रहा है कि हम 10 लाख लोगों को हम खाना बांट रहे हैं, बाकी लोगों को नहीं देंगे। एग्जैक्टली वही चीज है। अब यहां देखिए, और उसके साथ साथ जो कुछ नाजी ऑफिसर्स हैं उनके बयान भी आ रहे हैं। जैसे हिटलर का जो फूड मिनिस्टर था रीश डार, और उसका जो कैबिनेट सेक्रेटरी था हर्बर्ट बैक, उन्होंने बाकायदा स्टारवेशन प्लान बनाया था कि जूस और जर्मनी के दुश्मन, जो हिटलर के दुश्मन थे, जर्मनी के नहीं, हिटलर के दुश्मन, उनको कैसे भूख से मारा जाए। और इसी तरीके से ये जो भूख को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। हैंस फ्रैंक, ये नाजी गवर्नर था पोलैंड का, इसने कहा है कि हम लोगों ने कम से कम 1.2 मिलियन जूस एंड अदर प्रिजनर्स हम लोगों ने भूख से मार दिए। और यही चीज देखिए ये लोग इजरायली कर रहे हैं, कैसे भूख को एक वेपन के रूप में यूज कर रहे हैं। हमने उसके डिटेल्स भी आपको बताए। उसके बाद देखिए हम चलते हैं वेस्ट बैंक पे। अब वेस्ट बैंक में जो एक वली दक्का नाम के पीएफएलपी, यानी जो कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस का हिस्सा है, हमास के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ रहा है, उसके सीनियर लीडर वली दक्का जो पहले शहीद हो चुके हैं, उनकी विडो एहसान दक्का को उठा लिया वेस्ट बैंक से, और उसको आज हदेरा में, जो इजरायली कोर्ट है जो हाइफा में है हदेरा, वहां पर उसको पेश किया। अभी वो 1-2 दिन उसको गायब रखा, फिर वहां पर उनकी विडो को पेश किया। वहां पर हदेरा में, और वो मेनलैंड इजराइल है, वहां पर जो अरब इजरायलीज 20% है उन्होंने विरोध किया। और उनका ये एक नई परिघटना है जो मेनलैंड इजरायलीज कभी नहीं, किसी भी इंतिफादा में कभी सामने नहीं आए कि वो इजराइल के खिलाफ लड़ाई या जन आंदोलन करें। इसमें भी पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो लोग सामने आ रहे हैं। उसके बाद वेस्ट बैंक में कलकलिया के ईस्टर्न एंट्रेंस पे कुछ टेंट्स लगाए थे इजरायली सेटलर्स ने, उनको उखाड़ के फेंक दिया फिलिस्तीनियों ने। उसके बाद जो वेस्ट बैंक में जो और डिमोलिशन हो रहे थे उसमें कम से कम 2 जगह
इजराइल को पहली बार एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, वो घर डिमोलिश नहीं कर पाए। नहीं तो पहले जो घर में रहने वाले हैं उन्हीं से डिमोलिश कराते, तो उनके कनपटी पे बंदूक रख के कि तुम अपने घर को डिमोलिश करो, वो भी ये नहीं करा पाए। जबाद जो जेनिन का एक शहर है, वहां पर भी एक जबरदस्त मुठभेड़ हुई। उसके बाद रमल्ला का जो बिरजीट शहर है, वहां पर पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने झड़प की। पैलेस्टीना अथॉरिटी के लोग इजराइल की तरफ से लड़ने आए, उनको भगा दिया, उनकी एक नहीं चली। उसके बाद जो नॉर्थ जेरूसलम में अल रम टाउन है, वहां पर जबरदस्त लड़ाई हुई। और जो वेस्ट ऑफ नाबलस सुर्रा एक जगह है, वहां पर भी गोलियां चली हैं। मतलब लगातार पूरे दिन, मतलब कल आप सोच लीजिए, कल आधा दिन और आज अभी तक का पूरे समय में जबरदस्त तरीके से वहां पर रेजिस्टेंस चल रहा है। वेस्ट बैंक के रेजिस्टेंस से इजरायली हतप्रभ हैं। ये अभी देखिए बड़ी न्यूज इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि गाजा के इवेंट्स बहुत भयंकर हो रहे हैं, लेकिन ये एक अंडर करंट चल रहा है और ये देखिएगा बहुत जबरदस्त तरीके से बाहर आएगा। उसके बाद अब देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि जो यूएस कोलोराडो में जो एक व्हाइट आदमी वो बंदूक लेके आ गया था, ये अपनी मोलोटोव कॉकटेल लेके आ गया था और उसने प्रो इजरायली प्रोटेस्टर्स पे उसने बोतल छोड़ी थी। वो एक्चुअली एक इजिप्शियन निकला, जो कि हाफ इजिप्शियन हाफ अमेरिकन, यानी उसके माँ या बाप में से कोई अमेरिकन था और एक इजिप्शियन था। ऐसे बहुत सारे वहां पर लोग हैं। तो उसका नाम मोहम्मद सुलेमान, और उसकी शायद माँ अमेरिकन थी, बाप इजिप्शियन था। और मोहम्मद सुलेमान उसका नाम था, दिखने में बिल्कुल वो अमेरिकन। और उसने जो बोल्डर कोलोराडो में जो उसने अटैक किया, फिर उसने अपना एक वीडियो भी रिलीज उसका हुआ है। अब वो उसने किया क्योंकि वो तो हिरासत में, लेकिन वीडियो रिलीज हुआ जिसमें वो कह रहा है और तमाम जो अरब्स रहते हैं अमेरिका में उनको कह रहा है कि तुम लोग भी उठो और इसका बदला लो जो गाजा में हो रहा है। उसके बाद देखिए, जो गाजा फ्लोटिला जो दोबारा शुरू हुई, आपको मैंने बताया था, कल ही शायद बताया था, सिसिली से एक कैटानिया नाम का पोर्ट है, वहां से गाजा फ्लोटिला शुरू हुई है। उसमें ग्रेटा थनबर्ग, द फेमस एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग, वो भी उसमें है। और फेमस अमेरिकन एक्ट्रेस सूसन सैरेंडॉन, वो भी उसमें। और पहले जो फ्लोटिलाज हैं, इनमें 2011 में गोली चली थी। इस बार लोग वही चीज देख रहे हैं कि इस बार क्या होगा। क्या ग्रेटा थनबर्ग पे गोली चलेगी? क्या सूसन सैरेंडॉन पे गोली चलेगी? और ऐसी स्थिति में अमेरिका का क्या रोल रहेगा? ये एक महत्वपूर्ण बात है। हालांकि अमेरिका के लोग जो एक्टिविस्ट मारे जाते रहे हैं इजराइल में, अमेरिका ने कोई उसकी केयर नहीं की है, लेकिन फिर भी ये एक अलग मामला होता जा रहा है। और इसमें देखिए, एक बहुत बड़े सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बहुत सारे, वो भी इसमें पहुंच रहे हैं और ये गाजा में घुसने की ये कोशिश करेंगे। ये हथियार, और इनके पास हथियार नहीं है, ये गाजा में घुसने की कोशिश करेंगे और वहां पर कुछ भी हो सकता है। अब आप ये सोचिए कि इतना इजराइल डरा है कि आज उसने बीजेपी वाली हरकत की, फेक वीडियोस की, और उसने एक फेक न्यूज फैलाई कि ग्रेटा थनबर्ग गाजा फ्लोटिला पे कॉकटेल पी रही, और वो पानी पी रही थी। मतलब ये जो सारी चीजें हैं ना, देखिए, ये अब आज की दुनिया में पता चल जाता है। एआई इमेज कौन सी, अभी पीता जनता की एक इमेज आई, वो बाद में पता नहीं एआई लोग कह रहे हैं कि वो। अब ये जो सारी, अब जैसे ग्रेटा थनबर्ग को आपने उसके ग्लास को कॉकटेल बना दिया, जबकि वो एक मतलब कागज का, जैसे होता ना, वो जो कागज के ग्लास है, वो उस तरीके थे, एक पेपर कप था, तो उसको इन्होंने कैसे उसको कॉकटेल का ग्लास बना दिया, ये भी देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग। और एक भारत से शर्मनाक खबर, और इस पे अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, मैं और तथ्य इकट्ठा कर रहा हूं। टाटा जो है यहां पर, वो एक वेपन बनाता है, रबात। और रबात जो एक वेपन है, ये बेसिकली कम्बैट गन है। अब ये रबात जो है, ये इजराइल की एक जो फर्म है एल्बिट, वो इसको खरीदेगी, रीपैकेज करेगी और मोरक्को को बेचेगी। ये 105 मिलीमीटर कम्बैट गन है रबत। अब सवाल ये है, टाटा अगर रबत बना रहे हैं, भारत को क्यों नहीं दे रहे हैं? भारत में मेक इन इंडिया को लेकर यहां के प्रधानमंत्री परेशान हैं। यहां के प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया को लेकर परेशान हैं। भारत के पास अपने बहुत सारे, इस बार ऑपरेशन सिंदूर में बात खुल गई, जो कुछ भी है आपके पास वो कोलैबोरेशन से है, आपका प्योर अपना कुछ भी नहीं है।
वो अलग बात है कि आप कह रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी हम अडेप्ट कर रहे हैं, हम अपने तेजस बनाएंगे, लेकिन अभी तक जब वो उसका परफॉर्मेंस, वो तो एयर चीफ मार्शल ने कह दिया कि तेजस डिलीवरी नहीं हो रहे हैं जितना हमको चाहिए। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये देखिए, ये भविष्य के गर्भ में भारत अभी अपना कुछ नहीं बना रहा। तो रबत जो है, जब ये गन टाटा बना रहे हैं, वो इजराइल की फर्म खरीदेगी और मोरक्को को देगी। अब आप सोचिए, ये पूरा गेम चल रहा है। उसके बाद देखिए, जो पैलेस्टीनियन स्टेट की, जो 17 जून को जो एक पूरी बात हो रही है कि फ्रांस और इंग्लैंड और अरब देश कुछ मिलकर पैलेस्टीनियन स्टेट डिक्लेयर करेंगे, उसमें भी अमेरिका ने वार्न किया है फ्रांस को कि इस तरह का कोई भी कदम इजराइल के खिलाफ ये अमेरिका उसको पसंद नहीं करेगा। लेकिन दूसरी तरफ आपको आगे हम बताएंगे कि कैसे अमेरिका में अंदर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से जो प्रो इजरायली जो बहुत सारे जो ऑफिशियल्स हैं, उनकी छटनी हो रही है। उसके पहले एक और खबर आई है कि जो इजरायली जो प्रिजनर्स होस्टेजेस हैं और जिनके परिवार के लोग लंबा जन आंदोलन इजराइल के अंदर चला रहे हैं कि हमास के साथ डील करो और युद्ध को, जंग बंद करो, उन्होंने आज बड़ा अनोखा प्रोटेस्ट किया, जिस तरह से पूरा अपने को बैंडेजेस वगैरह बांध के, और उन्होंने पूरा दिखाया इजरायली जनता को किस हालत में वहां पर होस्टेजेस हैं। और ये जो बैंडेजेस हैं, ये हमास ने नहीं बांधी है, जो उन्होंने दिखाई। उन्होंने कहा कि ये जो इजराइल बम्बार्डमेंट कर रहा है, उसकी वजह से इजरायली प्रिजनर्स घायल हो रहे हैं। मतलब एक तरह से उनका मॉक एक वो था कि मतलब अपने उसमें बांध के हम दिखाएं कि देखिए ऐसा हो रहा है वहां। तो ये भी एक बड़ी चीज हुई। उसके बाद देखिए जो ईरान के बारे में, ईरान जो है वो एरोस्पेस में, क्रिटिकल एरोस्पेस पार्ट्स में, अब यही देखिए भारत यहीं पर फंसता है पार्ट्स में, उसको पार्ट्स सब जगह से मंगाने पड़ते हैं, जो यहां बना रहा है तेजस उसके लिए। ईरान जो है क्रिटिकल एरोस्पेस पार्ट्स में वो सेल्फ सफिशिएंट हो गया, अपने यहां वो बनाने लगा है। और ये बात ब्रिगेडियर जनरल क्योमार हैदरी ने ये बात बाकायदा अनाउंस की, और उन्होंने एक डोमेस्टिक इवेंट हुआ जिसमें 1000 एरोस्पेस के पार्ट्स बाकायदा डिस्प्ले किए गए। अब ये देखिए, और ये इन्होंने कहा कि ये बॉटलनेक्स जो हैं, जो ईरान की तरक्की में जो बाधाएं हैं, उनको ये दूर करता है। और आप हमेशा याद रखिए कि पूरे यूरोप का और अमेरिका के उनका सैंक्शन लगा है इजराइल पे, और तब ये काम हो रहा है। और लोग कह रहे हैं कि ईरान पे लगा है, और तब ये काम हो रहा है। और लोग कह रहे हैं कि ईरान की तो हालत खराब है। और आज बता दें कि अयतुल्ला खुमैनी, जो ओरिजिनल रेवोल्यूशनरी लीडर, उनकी 36 डेथ एनिवर्सरी है आज। और ये बड़ी बात है, मतलब 36 डेथ एनिवर्सरी है उनको आज के दौर में, क्योंकि वो एक ऐसे क्रांतिकारी नेता हैं जिनकी विचारधारा से ईरान चल रहा है, और ईरान रेजिस्टेंस को जिंदा रखे हुए पूरी दुनिया में, खासतौर पे मिडिल ईस्ट में। और ये जो अयतुल्ला खुमैनी साहब की जो एक लेगेसी है, जो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो उनको हम भी श्रद्धांजलि देते हैं, और हम उम्मीद करते हैं आप लोग भी सब श्रद्धांजलि देंगे, क्योंकि कोई उसमें देखिए किसी सेक्ट की बात नहीं है कि वो शिया सुन्नी हिंदू मुस्लिम, नहीं, वो क्रांतिकारी वो हैं, और वो उन्होंने क्रांति के रास्ते को आगे बढ़ाया। ह्यूमन हिस्ट्री में उनको याद किया जाएगा कि उन्होंने गैर बराबरी के खिलाफ इंसाफ के लिए उन्होंने जंग बुलंद की, और उनके विचारों का भी बहुत बड़ा महत्व है। जैसे बड़े बड़े रेवोल्यूशनरीज का है, माओ का है, लेनिन का है, वैसे खुमैनी साहब का भी। तो ये देखिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो आज हुई। उसके बाद देखिए जो ईरान की एयरबोर्न जो डिवीज़न है, उसने भी कुछ नए इनोवेशंस किए हैं। वो इनोवेशंस भी एक तरह से डिस्प्ले हुए, और उसमें स्पेशली जो रडार से जो बेसिकली एयरक्राफ्ट जो मिसाइल मारेगा, तो मिसाइल के अंदर अपना रडार होगा। ये टेक्नोलॉजी बहुत कम लोगों के पास है, ये चाइना के पास है, रशिया के पास। ईरान भी उस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है। इस तरह की पूरी चीज़ सामने आई। और इमाम खुमैनी साहब के 36 डेथ एनिवर्सरी में पूरा ट्रेंड हुआ खुमैनी फॉर ऑल, ये बाकायदा एक्स पे ट्रेंड हुआ, और ये एक बड़ा ज़बरदस्त इसको रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद देखिए 7वें नंबर पे जो ईरान और ये जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, इसमें आज यूक्रेन ने क्लेम किया कि उसने एक क्रीमिया में रशिया के अंदर एक ब्रिज को डिस्ट्रॉय किया।
लेकिन उसके बाद रशिया ने जो जवाबी हमला अभी पूरा नहीं किया है, रशिया ने जो कम से कम ऐसे 113 लोगों को गिरफ्तार किया है जो यूक्रेन के लिए काम कर रहे थे। और उसमें सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि उसमें मोसाद के लोग थे, मोसाद के लोग थे, CIA के लोग थे। बाकायदा बहुत बड़ा ये था कि रशिया के अंदर से ही रशिया के एल्गोरिथम्स चुरा के रशिया पे हमला कर दो। हालांकि इसमें फिर से आपको याद दिला दें कि रशिया का कोई आर्म्ड पर्सनल इसमें नहीं मारा गया। और इसमें ये जो जेलेंस्की कह रहे थे कि 40% हमने रशिया की जो एयरफोर्स है वो डिस्ट्रॉय कर दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हार्डली 5 से 6% का नुकसान हुआ है। 7 बिलियन का वो नुकसान बता रहे थे, वो भी झूठा निकला। रशिया ने हर चीज को साफ किया, उन्होंने कहा हाँ हम पे हमला हुआ है, ये हमारा नुकसान है, इस तरह से इसको हम पूरा करेंगे और इसके खिलाफ हम ऐसे जवाब देंगे। और अब रशिया अपने जवाब की पूरी तैयारी कर रहा है। उसके बाद देखिए जो 8वीं खबर देखिए सीरिया को लेके है कि कैसे अमेरिका जुलानी को इस्तेमाल कर रहा है। और एक जो जुलानी ने एक बड़ा शर्मनाक काम किया, देखिए वो तो शर्मनाक काम कर ही रहा है। एक जूइश न्यूज़पेपर को उसने इंटरव्यू दिया जिसमें उसने कहा कि इजराइल एंड सीरिया हैव कॉमन एनिमीज। मतलब तुम ईरान को सीरिया का एनिमी बता रहे हो, इजराइल को कह रहे हो ईरान हमारा भी तुम दुश्मन है। खुल के कहो जुलानी, खुल के एक बार बोल दो कि ईरान हमारा दुश्मन है, तब देखो तुम्हारा क्या हाल होता है। ये देखिए ये जो पूरी बातें हैं ना, यही लोगों को एक उस तरफ ले जाती है जहां उनका अंत भी होता है। अब अच्छा इसके बाद देखिए जो लेबनान में देखिए बड़ा एक डेवलपमेंट अच्छा हुआ है कि लेबनीज आर्मी आज हरकत में आई और उसने एक जगह जो इजरायली जो अपना झंडा लगा देते हैं हर जगह, इजरायली झंडे को पहली बार ऐसा हुआ, इजरायली झंडे को उतार के लेबनीज झंडा लगाया। और इजराइल की ने उधर से जहां इजरायली हैं वहां उन्होंने जो पांच जगह पर हैं वो वहां से उन्होंने वार्निंग वगैरह दी, लेकिन लेबनीज आर्मी ने एक नहीं सुनी। और अभी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अराक्ची वो पहुंचे हैं लेबनान, जोसेफ आउन वहाँ के प्रेसिडेंट से मिले हैं। और ये भी एक बड़ा डेवलपमेंट है। जोसेफ आउन प्रो अमेरिका रहे हैं और उन्होंने बयान दिया है कि अब इसके बाद से आगे से हम लोग पूरी तरीके से जो इजराइल है, इजराइल को अपनी ज़मीन से खदेड़ देना हमारा ये प्राइमरी मकसद रहेगा। उसके बाद देखिए जो खबर मैं आपको बता रहा था कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जो बहुत सारे लोग प्रो इजरायली निकाले गए हैं, उसमें एक महिला का नाम है मॉर्गन ऑर्टेगस। और मॉर्गन ऑर्टेगस वो महिला है जो विटकॉफ की टीम की है और मिडिल ईस्ट में एनवॉय है स्पेशल, और लेबनान पोर्टफोलियो देखती थी, उसको वहां से हटा दिया गया है। और लेबनान से मॉर्गन ऑर्टेगस को हटाया गया और लेबनान में देखिए डेवलपमेंट हुआ। वहाँ के प्रेसिडेंट ने ये एक बयान दे दिया कि इजराइल को हटाना हमारा मुख्य मकसद है। उसके साथ साथ बहुत सारे अमेरिकन जो मीडिया है उसका स्पेकुलेशन है कि ये जो ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ है ये इसलिए हुआ है क्योंकि इजराइल जो प्रेशर डालता है अमेरिका पे कि ईरान पे स्ट्राइक करो, उसके खिलाफ जो ऐसे लोग हैं जो प्रो इजराइल हैं उनको हटाया गया। इजराइल फिर भी अपनी कोशिश कर रहा है कि अमेरिका ईरान पे स्ट्राइक करे। अमेरिका ने कह दिया इजराइल से कि तुम स्ट्राइक करके दिखाओ, इजराइल की हिम्मत नहीं हो रही। तो ये देखिए आज की खबरें, और कल मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।